नमस्कार, मैं हूं नीलेश और आप सभी का स्वागत है एग्जाम गुरुजी के डेली करंट अफेयर्स में। और यहाँ पर हम मध्य प्रदेश और अंतर्राष्ट्रीय खबरों को देखने वाले हैं। करंट अफेयर की शुरुआत करने के पहले आपको बता देते हैं कि यदि आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और आपको इसकी नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो एग्जाम गुरुजी में अपडेटेड नोट्स उपलब्ध है, जो कि 2022 का जो एग्जाम आपका होने वाला है उसको ध्यान में रख करके शुरुआत की गई है इसकी। और इसके साथ अभी आपको ऑफर मिल रहा है 895 रुपए की, जो हमारी डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज है, जिसमें आपको प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस भी मिलते हैं, वीडियो लेक्चर्स भी मिलते हैं और आंसर की पीडीएफ भी मिलती है। वो इसके साथ मिल रही है। 895 की जो टेस्ट सीरीज है आपको 1299 के नोट्स के साथ मिल रहे हैं। वही 2999 के जो मुख्य परीक्षा के नोट्स हैं इसमें सुधार कर दिए गए हैं। जो भी गलतियां थी, एरर्स थे, उनको सुधार दिए गए हैं। ये 1295 रुपए की मुख्य परीक्षा की जो टेस्ट सीरीज है वो इसके साथ मिल रही है। यदि आप इसको परचेज करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, या एग्जाम गुरुजी का ऐप डाउनलोड करके आप वहां से भी डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं। करंट अफेयर की शुरुआत करने से पहले हम सबसे पहले देखेंगे कि हमने पिछले दिनों क्या क्या पढ़ा था, उसके रिवीजन के साथ। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले रिवीजन की। तो हमने पिछले दिनों देखा था कि मध्य प्रदेश में जो राज्य घुड़सवारी एकेडमी है, यहाँ पर अभी नेशनल घुड़सवारी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। तो ये किस जिले में है? मध्य प्रदेश की जो राज्य घुड़सवारी एकेडमी है ये है भोपाल में। बात करते हैं निम्न में से किन्हें राष्ट्रीय खेल और साहित्यिक पुरस्कार 2022 में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो वो सुमा सिद्धार्थ सिरूर, ये रहने वाली वैसे महाराष्ट्र की हैं, लेकिन ये खबरों में इसलिए हैं क्योंकि हमारे यहाँ जो पैरालंपिक की नेशनल शूटर, इंटरनेशनल शूटर है, ओलंपिक में भी गई हुई हैं, अवनी लखेरा, उनकी ये गुरु हैं। प्रदेश का पहला कोकून बाजार एक प्रकार का ये रेशम का बाजार है। ये किस जिले में शुरू किया गया? तो ये नर्मदापुरम में शुरू किया गया है। वहीं भारत ने कब से कब तक के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता ग्रहण करी है? तो ये दिसंबर 2022 का जो महीना है उसके लिए करी है। और विदेश मंत्री जो हमारे एस जयशंकर है वो इसकी अध्यक्षता करेंगे, क्योंकि भारत इस समय जो है यूएनएससी का अस्थायी मेंबर है। तो ये अपनी जो मेंबरशिप है इसकी, उसके बीच में ये दूसरी बार उसने अध्यक्षता पद ग्रहण किया है। भारत में कब से वासेनार व्यवस्था अध्यक्षता ग्रहण करेगा? तो 1 जनवरी 2023 से करेगा। और वासेनार के बारे में मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या है, हथियारों से संबंधित जो भी जानकारियां होती हैं एक देश दूसरे देश के साथ शेयर करता है, विशेषकर ऐसे हथियार जिनसे कि देश में या हम कह सकते हैं विश्व में किसी प्रकार की अव्यवस्था फैल सकती है, शांति फैल सकती है। तो मेन इनका उद्देश्य यही है कि टेक्नोलॉजी को एक दूसरे के साथ शेयर करना। बात करेंगे जी, हर साल बीएसएफ दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 1 दिसंबर को। भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद से इसकी शुरुआत हुई थी 1965 के बाद से। जियांग जेमिन इनका हाल ही में निधन हुआ है, चाइना के राष्ट्रपति थे और भारत की यात्रा करने वाले पहले चाइनीज राष्ट्रपति थे। हॉर्निबल महोत्सव, ये असम नागालैंड का बहुत बड़ा महोत्सव है। इसमें हॉर्निबल जो पक्षी होता है उसका मुखौटा लगा करके यह नृत्य किया जाता है और इस उत्सवों का उत्सव भी कहते हैं। बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 9 की, निम्न में से किसने हाल ही में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष पद ग्रहण किया है? तो हंसराज गंगाराम आहिर हैं, जो कि वर्तमान में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष होंगे। इनका नाम बहुत ही तरीके से आप कंठस्थ करके रखिए। किसकी अध्यक्षता में भारत सरकार ने भारत में सामान्य मानक चार्जर को अपनाने के लिए एक समय रेखा निर्धारित करने के लिए एक पैनल का गठन किया है? यह निधि खरी की अध्यक्षता में किया है। शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। थोड़ा सा फॉर्मेट में चेंज किया है। चेंज ये किया है कि जो अब हमारी करंट अफेयर रहा करेंगे, सबसे पहले हम राष्ट्रीय, नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर देखेंगे। इसके बाद जो लास्ट के करंट अफेयर रहा करेंगे 4 to 5 हमारी जो भी होती हैं खबरें, वो हम इस पे मध्य प्रदेश का देखा करेंगे। बीच में करंट अफेयर आपका एक दिन के लिए अवकाश हो गया तो उसके लिए माफी चाहूंगा। करंट अफेयर आपको यदि इसमें कुछ सुझाव है तो वो आप दे सकते हैं, लेकिन मैं आप सभी को यहाँ पे एक बार बोल देना चाहता हूँ कि हमारा जो फोकस है वो एमपीपीएससी और आपके जो एमपी के पीएससी के एग्जाम होते हैं और व्यापम के एग्जाम होते हैं, ठीक है। खबरें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय में बहुत सारी ऐसे रहती हैं जो कि थोड़ा सा यूपीएससी ओरिएंटेड होती हैं। यूपीएससी में हमें बहुत ज़्यादा डिटेल्स में देखना पड़ता है, लेकिन जो एमपीपीएससी और व्यापम के क्वेश्चंस का नेचर होता है वो डायरेक्ट क्वेश्चंस का होता है। इकोनॉमिक्स में या कोई कमेटी में या कोई रिपोर्ट में जिस प्रकार से क्वेश्चंस वहां से बनते हैं, तो हमारा टारगेट होता है कि हम उन्हीं क्वेश्चंस को पकड़ें जिनकी हमारे परीक्षाओं में आने की संभावना ज्यादा है। तो यहाँ पे आपको ज्यादातर वही प्रश्न मिलेंगे जो आपके नेचर है एग्जाम का, उसके अकॉर्डिंग हमारे हमसे पूछे जाते हैं। ज्यादा वो खबरों को हम सम्मिलित नहीं करेंगे जो कि बहुत एक लॉन्ग टर्म न्यूज होती हैं, जिसमें बहुत ज्यादा डिटेल्स होती हैं, ठीक है। तो उस पे हम फोकस नहीं करेंगे।
जहाँ पे उसके लिए हम चाहे तो एक सेपरेट वीडियो शुरुआत कर सकते हैं, यदि आप लोगों की रिक्वायरमेंट होगी कि सर ऐसी कुछ न्यूज़ होती हैं, जैसे इन न्यूज़ों का हमारे देश की अर्थव्यवस्था में या हमारे जो विदेश हमारा है एक कह सकते हैं हमारे विदेशों के साथ संबंध है, उनमें जो क्या प्रभाव पड़ सकते हैं, वो एक एनालिटिकल न्यूज़ होती हैं। वो हमारे क्वेश्चंस में नहीं पूछे जाते हैं, हमारे पीएससी में अभी तक ऐसे प्रश्न नहीं आए हैं। और करंट अफेयर्स में हमारे ज़्यादातर प्रश्न जो आते हैं वो डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। स्टेट एग्जाम में भी ऐसे ही प्रश्न आते हैं लगभग, ये केवल मध्य प्रदेश का नेचर नहीं है। यदि आप राजस्थान या यूपी पीसीएस के पेपर देखेंगे, बिहार बीपीएससी का पेपर देखेंगे, तो वहां पर भी ज्यादातर आपके जो प्रश्न आते हैं स्टेट एग्जाम में वो डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। एनालिटिकल क्वेश्चंस जो आते हैं कूट वाले जो करंट अफेयर से प्रश्न बनते हैं वो आपको यूपीएससी के एग्जाम पैटर्न में मिलते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो फोकस रहता है वो डायरेक्ट क्वेश्चंस का रहता है। आप लोगों को ऐसा लगता है कि इन प्रश्नों को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए तो आप एक बार कमेंट करके बता देंगे। मध्य प्रदेश के प्रश्न में मैंने देखा है बहुत सारे करंट अफेयर्स चल रहे हैं हमारे यहाँ, लेकिन अनावश्यक प्रश्न बहुत ज्यादा होते हैं, अनावश्यक चीजें बहुत ज्यादा होती हैं और उनसे हमें बचना है। हमें दिमाग में इतना सारा डेटा भर के नहीं रखना। करंट अफेयर को एक सामान्य खबर की तरह आप देखते हैं, लेकिन वहां हमें ये खोजना होता है कि यहाँ से प्रश्न क्या बन सकता है। ठीक है, अब बहुत सारी ऐसी घटनाएं जो होती हैं जो हर जिले में होती हैं, उनको हम करंट अफेयर में सम्मिलित नहीं कर सकते, इसलिए आपको एमपी के क्वेश्चंस थोड़ा सा कम मिलते होंगे। 5 क्वेश्चन भी ढूंढने, खबरें बहुत सी होती हैं, 200 के आसपास खबर हो सकती है, 50 क्वेश्चन भी बन सकते हैं यदि पर डे हम करंट अफेयर में बनाने बैठ जाए तो। ठीक है, अभी हाथी आए हैं, 4 हाथी आए हैं, तो अब उसमें क्या क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, अब इसके बाद कहीं पे कुछ हुआ है, वो क्वेश्चंस नहीं बनते, तो उनमें हमें नहीं जाना है। हमें केवल फोकस करना है अपने एग्जाम में। हम एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और हमारा टारगेट होता है कि हम एग्जाम को निकालें। ज्ञान लेने के लिए जीवन पड़ा हुआ है, वहां हम ले लेंगे। यहाँ पे हमारा टारगेट है एग्जाम निकालना। ये जो फरवरी जो आपका दिसंबर का महीना है से लेकर के जो अगला आपका जून तक का माह होगा, ये आपके गोल्डन पीरियड है, गोल्डन टाइम है। मेरा आप सभी को सुझाव है, आप या रिक्वेस्ट है, अनुरोध है, जो कुछ भी आप मानो, आने वाला जो समय है आपका अगले 8 महीने का, ये आपके पिछले जो 3 महीनों का 3 वर्षों का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने के लिए है। ठंडी का समय है, रजाई ओढ़िए, रजाई तानिए और घर में चुपचाप घुस जाइए। ठंड में वैसे भी आप शाम के समय बाहर नहीं निकलते हैं, पढ़ने का सबसे अच्छा समय है ये। ठीक है, पढ़ाई का मन नहीं लगता, लेकिन अब लगाना पड़ेगा। ये एनर्जी ऑटोमेटिक आ जाती है जब हमारे एग्जाम के कैलेंडर आते हैं। मेरा आप सभी लोगों से अनुरोध रहेगा कि आप लोग एक बार फिर से पढ़ाई में लग जाइए। सारे एग्जाम होंगे, रिजल्ट को लेकर के ना तो किसी का स्टेटस पढ़िए ना टेलीग्राम की डिबेट्स में पढ़िए। बहुत हजारों टेलीग्राम चैनल चल रहे हैं, उसमें जो भी खबरें आती हैं कि ये एग्जाम का ये होगा, ये एग्जाम कब होगा। मैं आप लोगों से सिर्फ एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहता हूँ और आप लोगों का समय ज्यादा ले रहा हूँ, लेकिन क्योंकि आप हमें फॉलो करते हैं, आप चाहते हैं कि हम आपको प्रॉपर गाइड करें, इस वजह से कई बार दिमाग में था कि बात करेंगे इस पर, और आने वाली जो क्लासेस होंगी हम उसमें भी बात करेंगे और हमारे चैनल का फोकस रहता है कि आपका एग्जाम निकले। मेरा आप सब लोगों से एक छोटा सा प्रश्न है कि क्या 2019 का, 20 का, 21 के जो भी आपने एग्जाम्स अभी तक दिए, चाहे वो पीएससी के हों चाहे वो किसी भी एग्जाम के हों, यदि आपने फॉर्म भरा है तो उसका प्री का एग्जाम आपका हुआ है। आज वो छात्र लाभ में है जिन्होंने प्री का एग्जाम अपना अच्छा दिया था, आज वो दोबारा मेंस दे रही है, अलग बात है। लेकिन ये आपको भी पता है, सिविल इंजीनियरिंग के भी जो एग्जाम हुए हैं, अभी इंजीनियरिंग सर्विस के एग्जाम के रिजल्ट आए हैं, सोशल जस्टिस के एग्जाम हुए हैं उसके रिजल्ट आए हैं, एडीपीओ का एग्जाम अभी आपका होने वाला है। आप ये देखेंगे कि प्री के एग्जाम के रिजल्ट सभी के आए हैं। आने वाले समय पे कोर्ट का कोई भी डिसीजन होगा, वो कोई भी डिसीजन दे कोर्ट, प्री के एग्जाम नहीं कैंसिल होने वाले और आपके हाथ में वर्तमान में सिर्फ वो एग्जाम है। जिन्होंने मेहनत करी है वो मेंस की परीक्षा फिर से दे रहे हैं, वो रिजल्ट लेंगे और निकल जाएंगे। आप सिर्फ कोर्ट की जो बहसें चल रही है, मतलब व्हाट्सअप खोल लो आप या फेसबुक खोल लो, इतने ग्रुप बने हुए हैं, आबादी से ज्यादा मध्य प्रदेश की वहां पे ग्रुप है। टेलीग्राम के भी इतने ग्रुप हैं, ज्ञान भरा पड़ा है, पीडीएफ दिन भर शेयर करते हैं आप लोग वहाँ। इन सब चीजों से कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला। आप चाहे जो कर लो एग्जाम नहीं निकलेगा, आप अगले साल 2024 में पश्चाताप करते हुए बैठोगे, कुछ नहीं मिलेगा। हम आपसे शुरू से कह रहे हैं कि इलेक्शन का ईयर है, नेक्स्ट ईयर, पिछले वर्ष जब करंट अफेयर आ रहे थे तब भी बोला था इलेक्शन का ईयर है, एग्जाम होंगे, कोई नहीं रोक सकता। और इस बार भी देख लेना आप, ये एग्जाम्स भी होंगे, प्री का रिजल्ट भी आएगा,
कोर्ट का डिसीजन जो होगा उसके अकॉर्डिंग मेंस का रिजल्ट बनाएंगे और उसमें फाइनल इंटरव्यू के लिए बुला लेंगे। ठीक इसी प्रकार से व्यापम के जो एग्जाम हो रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वो जाकर के कोर्ट में फंसेंगे, फिर से जो कोर्ट का डिसीजन होगा उसके अकॉर्डिंग वो लोग रिजल्ट बना देंगे। आपके हाथ में कुछ नहीं रहने वाला। तो आप लोग बैठ कर के पढ़ाई करिए। बाकी का एग्जाम गुरुजी में जिन लोगों ने क्वेरीज करी है कि पटवारी की क्लासेस लगेंगी, सब की क्लासेस लगेंगी, धैर्य बनाए रखिए। पूरी तैयारी की जा रही है, उसकी कंटेंट प्रॉपर किया जा रहा है, एग्जाम को समझा जा रहा है कि एग्जाम किस प्रकार से हो रहे हैं। उसके अकॉर्डिंग हम क्लास लेकर के आएंगे, नोट्स भी लेकर के आएंगे। जैसे हमने पीएससी पे प्रॉपर काम किया, इसके बाद नोट्स लेकर के आए, उसी प्रकार से पटवारी के भी नोट्स आपके आएंगे। मध्य प्रदेश में जो भी एग्जाम्स होंगे सभी के नोट्स और टेस्ट सीरीज आपकी करी जाएंगी। पीएससी की टेस्ट सीरीज हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब उसके लिए हम डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस को भी साथ में लाना चाह रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा उसमें डिले कर रहे हैं। पटवारी के एग्जाम की क्लास और टेस्ट सीरीज और नोट्स तीनों चीजें आपके साथ में रहेंगी, एग्जाम गुरुजी उपलब्ध कराएगा आपको। बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, आपके पास अभी समय है, आपके पास इतना कंटेंट भी है कि आप उसको पढ़ लें। अनावश्यक चीजों के पीछे मत भागिए, कुछ नहीं मिलने वाला है। 500 किताबें पढ़ लेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। 5 किताबें छांट करके रख लीजिए, उनको 500 बार पढ़ लीजिए, एग्जाम में सिलेक्शन हो जाएगा। आपके ही साथी हैं, आज पटवारी में रेगुलर हो चुके होंगे, आपके ही साथी हैं, पीएससी में कोई पोस्ट पा करके आपके आप उनका नंबर सेव करके रखे होंगे। अब वो शायद उनको फोन उठाना भी बंद कर दिया हो या आपने लगाना भी बंद कर दिया हो। सब आपके साथी हैं, उन्होंने मेहनत करी, वो निकल गए। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के प्रश्न की। ज्ञान की बात यहाँ से खत्म होती है, शुरुआत होती है सिलहट सिलचर जो ये चल रहा है महोत्सव, ये किन दो देशों के मध्य में आयोजित किया जा रहा है? सिलहट सिलचर महोत्सव, भारत इंडोनेशिया, भारत नेपाल, भारत भूटान या भारत बांग्लादेश? तो इसका राइट आंसर होगा भारत और बांग्लादेश। डिटेल्स यहाँ पर हम देख लेते हैं ये क्यों किया जा रहा है भारत और बांग्लादेश के बीच। देखिए आपको पता है कि जब आजादी के पहले बांग्लादेश, भारत और पाकिस्तान, ये तीनों जो कंट्रीज हैं आज की डेट में, ये एक ही थे, हम सब एक थे। तो हमारे यहाँ की जो कल्चर है, हमारी जो संस्कृति है, सब कुछ एक दूसरे के साथ मिलती है। लेकिन जब पाकिस्तान बांग्लादेश से अलग हुआ, उस युद्ध के बाद से क्या हुआ कि बांग्लादेश के और पाकिस्तान भारत के जो संबंध है वो अच्छे हो गए, और उन संबंधों को आगे बढ़ाने में हमारे देश के सभी प्रधानमंत्री या हमारे देश की जो राजनीति रही है वो बहुत आगे रही है, एक्टिव रही है। गवर्नमेंट्स चेंज होती रहती हैं, थोड़ा सा मॉडल चेंज होते हैं, लेकिन विदेश नीति हमेशा सनई सनई आगे बढ़ती रहती है। तो भारत का हमारे जो नेचर रहा है कि वो अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध रखने का, तो उसी क्रम में आप देखेंगे कि बांग्लादेश के साथ हमारे जो सांस्कृतिक, पाकिस्तान के साथ भी हमारे कल्चर बहुत सारी चीजें मिलती हैं, हमारी भाषा मिलती है, बहुत जगह हमारा खान पान मिलता है। उसी प्रकार से बांग्लादेश का हमारे साथ काफी एक लगाव है और बहुत सारी चीजें हमारी मिलती है। तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए क्या हुआ कि जो हमारे यहाँ का 2 दिसंबर 2022 से असम, विशेषकर जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य है, आपका पश्चिम बंगाल है, असम है, इधर के जो सेक्शन है आपको दिखेंगे, एरिया दिखेंगे, यहाँ पे बांग्लादेश के बहुत सारे कल्चर मिलते हैं। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए जो अब हमारे देश का जो इंडिया फाउंडेशन है और हमारे यहाँ का संस्कृति मंत्रालय मिलकर के बांग्लादेश फाउंडेशन फॉर रीजनल स्टडीज है, इन्होंने मिलकर के क्या किया है कि हमारे देश की जो 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है, इसी उपलब्ध में साथ में पाकिस्तान से जो बांग्लादेश की मुक्ति दिवस है, ठीक है, वो वहां से मुक्त हुए थे पाकिस्तान से, तो उसकी 50वीं जो 50th एनिवर्सरी है वो भी मनाई जा रही है। तो उसी उपलक्ष्य में इन्होंने दो संस्कृतियों के मिलन के लिए सिलचर और सिलहट उत्सव चालू किया। अब सिलचर और सिलहट जो है ये क्या है? तो पहली बात तो ये कि जब 2022 से पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हुआ था, उसकी 50वीं वर्षगांठ हुई, तो असम का जो सिलचर क्षेत्र है, ठीक है, उसका नाम रखा गया। अब बांग्लादेश का जो सिलहट है, इन दोनों जगहों को क्या है जोड़ करके, एक तरह से आप एक सांस्कृतिक जगह है, इन दोनों को जोड़ करके एक महोत्सव शुरू किया गया। हमारे यहाँ जो बराक घाटी है असम में, और जो उसके सिलचर जो शहर है उसके दक्षिण में स्थित है, वहाँ का कल्चर और जो असम का क्या कहते हैं कल्चर है, उससे मैच खाता है। तो उसी के नाम पे इसकी शुरुआत करी गई है। और जो इसका जो बराक घाटी है, इसका नाम बराक नदी के उसमें रखा गया है। इसके 3 प्रशासनिक जिले, एक तो कछार है आपका, करीमगंज और हैलाकांडी। तो इसी उपलक्ष्य में भारत और बांग्लादेश मिलकर के सिलचर और सिलहट उत्सव मना रहे हैं। बढ़ते हैं आगे के प्रश्न की तरफ। सुमंगलम पंचमहाभूत राष्ट्रीय युवा सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? नई दिल्ली में, बेंगलुरु में, कलकत्ता में या भुवनेश्वर में? तो इसका राइट आंसर होगा कि ये जो आयोजित किया जा रहा है ये भुवनेश्वर में किया जा रहा है। सुमंगलम पंचमहाभूत क्या है? ये पूरा का पूरा जो हमारा पर्यावरण विभाग है, प्रदूषण नियंत्रण, जलवायु केंद्रीय पर्यावरण, पूरा का पूरा उस पे केंद्रित है।
इसका जो शीर्षक रखा गया है, ये वायु एक महत्वपूर्ण जीवन शक्ति है। शिक्षा और अनुसंधान विश्वविद्यालय भुवनेश्वर उड़ीसा के यहाँ पे इसका आयोजन किया जा रहा है। ये हमारे यहाँ का जो केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय है, प्रदूषण मंत्रालय, सभी लोग मिलकर के इस पे कर रहे हैं। और इस बार का जो फोकस है वायु की गुणवत्ता पर केंद्रित है। ठीक है। सुमंगलम पंचमहाभूत, ये आपको नाम से भी समझ में आ रहा होगा कि सुमंगलम समझ में आ गया, पंच महाभूत, तो ये हमारा जो पारंपरिक ज्ञान है, ठीक है, पर्यावरण को लेकर के, क्योंकि हम लोग एक तरह से हम ये कहें कि जो हमारी संस्कृति रही है वो पर्यावरण से जुड़ी जुड़ी हुई रही है। हमारा जो कल्चर है, हमारे जो ट्रेडिशन है, उसमें आपको सभी जगह पर्यावरण आपको मिलेगा, साथ में लेकर के चलेगा। चाहे हमारे यहाँ नदियों की पूजा होती है, हमारे यहाँ वृक्षों की पूजा होती है, हमारे यहाँ ग्रहों की पूजा भी होती है, ठीक है, हमारे यहाँ पृथ्वी की पूजा भी होती है। तो हमारे यहाँ आप ये कहें कि हमारे यहाँ प्रकृति से जुड़ी हुई वो हर चीज की पूजा होती है, जिसको बचाने के लिए आज में विश्व का जो समुदाय है वो आज आप एक तरह से कहें एक्टिव है, लेकिन हमारे यहाँ वो पूजनीय है। हम थोड़ा-सा क्या हुआ कि जब हम आगे बढ़े तो हमने अपने उन जो हमारी संस्कृति थी उसको हमने ध्यान में नहीं रखा। तो उन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखने के लिए हमारी जो संस्कृति है, क्योंकि जो भी कोई भी देश होता है वो अपनी संस्कृति से क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है। तो उस अब ये क्या है कि ये आज की डेट में विश्व की रिक्वायरमेंट भी है, ग्लोबल वार्मिंग के समय में। तो हमारे उस ज्ञान को फिर से वापस लाने के उसके माध्यम से हमें फिर से हमारे नेचर के साथ, हमारी जो संस्कृति है उसके साथ जोड़ा जा रहा है, ताकि हम लोग अपनी नदियों को क्या करें, स्वच्छ रखें, पर्यावरण का हम सम्मान करें, अपने वृक्षों को सुरक्षित रखें। इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रख करके सरकार ने ये पूरे किए, क्योंकि हमारे यहाँ आकाश की पूजा भी होती है, ठीक है, वायु की पूजा भी होती है, जल की भी होती है, पृथ्वी की भी होती है, हमारे अग्नि के उपासक भी हम हैं ही। तो इन्हीं सब चीज़ों को फिर से जोड़ा गया है और सरकार इसके माध्यम से पर्यावरण में जागरूकता ला रही है। लोगों को फिर से अपनी संस्कृति के साथ जोड़ेगी। जैसे ही हम अपनी संस्कृति के साथ जुड़ेंगे, स्वाभाविक रूप से हमारे स्वभाव में आ जाएगा कि हम अपने पर्यावरण को क्या करेंगे, सुरक्षित रखेंगे। तो ये पंचमहाभूत उसी से जुड़ा हुआ है और उड़ीसा में आयोजित किया जा रहा है। प्रतिवर्ष किस तारीख को विश्व भर में विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है? 1, 2, 3, 4 दिसंबर, किस तारीख को? 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। इसकी जो शुरुआत हुई थी एनआईआईटी में 2 दिसंबर 2001 से की गई थी, उसी दिन मनाया गया था। और इसी के दिन क्या हुआ था कि जो हमारा एक भारतीय कंप्यूटर कंपनी है एनआईआईटी, और उसने वहाँ पर इस वर्ष 22वीं वर्षगांठ मनाई। लोगों को क्या होता है कि कोई भी जो दिवस मनाए जाते हैं उसके बारे में अवेयरनेस के लिए मनाए जाते हैं। साक्षरता, तो यहाँ पे कंप्यूटर से साक्षरता से जुड़े हुए कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। पहला डार्क नाइट स्काई रिजर्व भारत में किस राज्य में तैयार किया जा रहा है? यह भी खबरों में बना हुआ है, क्योंकि इसका बहुत ही जल्दी इनॉग्रेशन होने वाला है और ये पूरा कर लिया गया है। तो पहला डार्क नाइट स्काई रिजर्व भारत के किस राज्य में तैयार किया जा रहा है? असम में, उत्तराखंड में, जम्मू कश्मीर में या लद्दाख में? तो इसका राइट आंसर होगा ये लद्दाख में किया जा रहा है। ये होता क्या है एक प्रकार का, देखिए पहली बात तो ये जो तैयार किया जा रहा है वो लद्दाख के जो चांगथांग जगह है वहां पर इसको बनाया जा रहा है। वहां पर टेलीस्कोप लगाए जाएंगे और आप गैलेक्सी है, तारे हैं, इन सब चीजों को वहां पर अध्ययन कर सकेंगे, क्योंकि तो जो लद्दाख है वो काफी हाइट में है। वहां पे एक तो जो मानवीय गतिविधियां होती है वो बहुत कम होती हैं। वहाँ पर का जो मौसम होता है, वहाँ का जो ठंड बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ का ऊपर का जो आकाश होता है वो ज़्यादातर बहुत साफ होता है, नज़दीक से दिखता है, इसीलिए वहाँ पर वो टेलीस्कोप लगाया जा रहा है। लगभग 4500 मीटर की ऊंचाई पर रहेगा। और हनले डार्क जो स्काई रिजर्व है वो चांगथांग वन्यजीव अभ्यारण्य है, ठीक है, उसके नाम पे रखा गया। वहाँ पे चांगथांग वन्यजीव अभ्यारण्य पे इसको स्थापित किया जाएगा, इस टेलीस्कोप को। और वहाँ पर जाकर के आप खगोलीय जो भी घटनाएं होती हैं, खगोलीय दृश्य है, वो आप वहाँ पर देख सकेंगे, तारों को आप नजदीक से देख सकेंगे। तो अब ये जो डार्क स्काई रिजर्व है, जैसे टाइगर रिजर्व होते हैं, तो ठीक है, आप वहां जाते हैं, भ्रमण करते हैं, टाइगर दिखते हैं आपको, ठीक इसी प्रकार से स्काई रिजर्व रहेगा। आप वहां पे एक तरह की पूरी वेधशाला स्थापित की जाएगी, तो आप आर्टिफिशियल लाइट के थ्रू आप वहां पे सारी चीजें देख सकेंगे। ठीक है, खगोल विज्ञान में जिनका इंटरेस्ट है उनको ज्यादा आनंद आएगा, एक तरह से हम ये कह सकते हैं। और उसकी जो स्थापना कराई जा रही है वो आईडीएसए के थ्रू कराई जा रही है, जो कि इंटरनेशनल डाई स्काई एसोसिएशन है, ये इसको मान्यता प्रदान करेगा। और इनके कुछ मानदंड होते हैं, उन मानदंडों के आधार पे ये लोग जो पूरा करता है उसको पार्क या अभ्यारण्य के रूप में उसको रिजर्व करते हैं, नामित करते हैं। और इनकी कैटेगरी होती है, एक तो इंटरनेशनल डार्क स्काई क्षेत्र घोषित करते हैं, समुदाय रिजर्व अभ्यारण्य या शहरी नाइट स्काई क्षेत्र बनाते हैं, ठीक है। और इसके बाद क्या होगा कि जो यूनेस्को है वो किसी भी विश्व धरोहर स्थल को टैग प्रदान करती है कि वो बायोस्फीयर के रिजर्व के रूप में उसको मान्यता देती है। तो इसको भी यूनेस्को से कोशिश करी जाए कि इस जगह को मान्यता दे प्रॉपर। और हानले क्या है, हानले जो है चांगथांग की जो हानले घाटी है,
ये नीलम-कुल मैदान है, सरस्वती पर्वत के ऊपर स्थित है और ये बहुत ही शुष्क और शीत रेगिस्तान है, कोल्ड डेजर्ट है। तो मानव आबादी वहाँ पर बिल्कुल बोलते हैं विरल है, बहुत कम है। वैसे भी लद्दाख के क्षेत्र में आपको मानव आबादी बहुत विरल मिलेगी, कहीं-कहीं पे घर मिलेंगे। तो वहीं पर एक हानले मठ है जो बौद्धों का मठ है और वहाँ पे आपको क्या होगा कि वहाँ पे बादल रहित आसमान है और कम वायुमंडलीय जलवाष्प, इसे ऑप्टिकल इंफ्रारेड सब मिलीमीटर या मिलीमीटर वेवलेंथ से विश्व के सबसे अच्छे स्थानों में से एक मानते हैं। वहीं पर ये स्थापित किया जा रहा है, इसके लिए आपको लद्दाख जाना हो। लद्दाख में आपको वहाँ पहुँचने के बाद आपको आकाश में पूरे तारों के नज़ारे देखने को मिलेंगे और बहुत अच्छे तरीके से मिलेंगे। तो किस भारतीय निशानेबाज ने इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन प्रेसिडेंट का कप जीता है? जितेंद्र पाटिल ने, अभिनव तोमर ने, रुद्रांश पाटिल ने या अविनाश सिन्हा ने? तो इसका राइट आंसर है रुद्रांश पाटिल। बहुत ही इस समय फेमस हो चुके हैं ये और इन्होंने क्या है जो कि मिस्र की काहिरा में जो वहाँ पे क्या कहते हैं इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन ISSF का कप चल रहा है, तो वहाँ पे प्रेसिडेंट कप का खिताब जीता इन्होंने। 10 मीटर एयर राइफल प्ले ऑफ में इटली में इन्होंने जो वहाँ के डेनिलो सोलोजो हैं उनको पराजित किया है। 18 वर्ष के हैं, ठीक है। इसके पहले ये पिस्टल विश्व चैंपियनशिप 2022 में भी स्वर्ण पदक जीत गए थे और 2000 अब इसके बाद ये हो गया है कि 2024 के जो पेरिस में ओलंपिक होने वाले हैं, तो पहले व्यक्ति भी हैं जिन्हें वहाँ का कोटा मिल गया, यानी पेरिस के ओलंपिक में ये जाने वाले हैं। डोमिनिक लैपिएरे जिनका हाल ही में निधन हुआ है, यहाँ से हमारी जो शुरुआत होगी। डेविड लिपेरे जिनका हाल ही में निधन हुआ है, किस कार्य क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध थे? सामाजिक कार्यकर्ता थे, लेखक थे, अभिनेता थे या राजनीतिक थे? ये एक लेखक थे और ये इसलिए फेमस है और आपकी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमसे पुस्तकों के नाम पूछ लिए जाते हैं, उनके लेखकों के नाम पूछ लिए जाते हैं। इनकी 2 बुक्स हैं जो कि इन्होंने इंडिया पे लिखी थी। एक तो फ्रीडम एट मिडनाइट, नेहरू जी का जो भाषण है वो भी इसी पर आधारित था, ठीक है। दूसरी लिखी थी इन्होंने सिटी ऑफ जॉय। ये जो 2 बुक्स हैं ये 2 हमारे इंडिया को लेकर के इन्होंने लिखी थी। इसके अलावा आर एलविल डस यू मीनिंग मोरिंग ये था। सिटी ऑफ जो जॉय है ये कोलकाता के एक रिक्शा चालक की कहानी है, उनके जो कठिनाइयों को जीवन गुजरता है उसके बारे में इन्होंने। फ्रीडम एट मिडनाइट भारत की जो स्वतंत्रता आंदोलन थी उस पर आधारित है, तो इनका नाम याद रखेंगे, ठीक है। डोमिनिक लिपेरे, और हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए कि सिटी ऑफ जॉय किसकी बुक है या फ्रीडम एट मिडनाइट किसकी बुक है। दोनों में से कोई भी एक प्रश्न आपसे बन सकता है। शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स की। अनुगुंज एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है मध्य प्रदेश में। आपको ये बताना है कि ये किस विभाग द्वारा आयोजित किया जा रहा है। मध्य प्रदेश लघु उद्योग विभाग द्वारा, पंचायत विभाग द्वारा, स्कूली शिक्षा विभाग द्वारा या जनजाति विभाग द्वारा? तो इसका राइट आंसर होगा ये स्कूली शिक्षा विभाग के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। अनुगुंज क्या है कि एक पूरा का पूरा जो स्कूल है वहाँ पर बच्चों को कल्चरल एक्टिविटीज से जोड़ने का एक कार्यक्रम है। इनका अपना एक थीम है स्टीम नाम से, जिसमें साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, आर्ट्स, मैथमेटिक्स यानी कला के क्षेत्र में उनको सभी जगह से मतलब बहुमुखी या चहुमुखी विकास को ध्यान में केंद्रित रखते हुए इसकी शुरुआत की गई है अनुगुंज। यहाँ पर अलग अलग तरह के कंपटीशन होंगे, साइंस से रिलेटेड हुए, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हुए, इंजीनियरिंग से, आर्ट्स से, मैथमेटिक्स से, साथ में जो आपके संगीत होते हैं उससे जुड़े हुए कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। पहले अब इसको संभागीय स्तर पे लेके शुरुआत कर दी गई है इसकी, फिर इसके बाद इसको राज्य स्तर पर भी किया जाएगा। और फिर इसके बाद क्या है कि जो केंद्र सरकार की जो योजना चल रही है कि एक राज्य दूसरे राज्य के साथ सांस्कृतिक अपना आदान प्रदान करेगा, तो जैसे मध्य प्रदेश जाएगा, मणिपुर में उनका प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होगा तो वहाँ के लोगों को हमारी संस्कृति के बारे में पता चलेगा। वैसे मणिपुर वाले जब मध्य प्रदेश में आएंगे और अपनी संस्कृति को यहाँ पे प्रदर्शित करेंगे तो हमारा उनके साथ एक लगाव पैदा होगा और ये स्कूली स्तर पे होगा। तो सरकार का ऐसा एक उद्देश्य है कि इसको हम स्कूल से ही एक दूसरे के साथ कनेक्ट करें। और बात करी जाए स्कूल शिक्षा मंत्री कौन है, तो राज्य मंत्री हैं श्री इंदर सिंह परमार। प्रश्न क्रमांक 8 में चलते हैं। जन नायक क्रांति सूर्य टांटा मामा का बलिदान दिवस कब मनाया गया था? 4 अप्रैल को, 4 दिसंबर को, 4 जनवरी को या 4 मई को? तो इसका राइट आंसर होगा, गलत है ये, 4 दिसंबर को होगा। ये गलत आंसर लग गया है, ठीक है, 4 दिसंबर को होगा। तो यहाँ पे डिटेल देख लेते हैं। ये मैं लगातार आपको करंट अफेयर में बता भी रहा हूँ। टांटा मामा की जन्म तिथि और उनका जो बलिदान दिवस है ये बिल्कुल भी तारीख को नहीं भूलना है, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि 4 अप्रैल और इनकी जो बलिदान दिवस है 4 दिसंबर, तारीख दोनों की एक है, बस माह का अंतर अप्रैल
और दिसंबर को, ठीक है। इनको जो फांसी दी गई थी वो कहाँ पर दी गई थी? पाताल पानी में। सुनाई इनको जो सजा गई थी वो जबलपुर में गई थी 19 अक्टूबर को। लेकिन फिर क्या हुआ, इसके बाद इनको चुपचाप फांसी दे दी गई थी और इनके जो एक निर्दयता पूर्वक दी गई थी। फिर पाताल पानी में इनके शरीर को वहां पे छोड़ करके अंग्रेज निकल गए थे। तो वहां पर सरकार ने क्या किया, वहां पर एक टांट्या मामा की प्रतिमा स्थापित करी है और पाताल पानी को पूरा डेवलप भी किया जा रहा है। इंदौर के पास में ही है ये। और भंवरकुआं जो चौराहा है, क्योंकि वो जगह से ही पाताल पानी के लिए रास्ता जाता है, वहां से भंवरकुआं चौराहे से ही, तो इसलिए उस चौराहे का नाम भी जो रखा गया है वो टांट्या मामा के नाम से रखा गया। वहां पर भी उनकी एक प्रतिमा स्थापित करी गई है, ठीक है। साथ में मुख्यमंत्री ने घोषणा ये करी है कि जो ग्राम पंचायत दौलतपुरा है, इसके ग्राम नयापुर में शहीद ख्वाजा नायक की भील की प्रतिमा भी स्थापित की जाएगी। साथ ही पेशा एक्ट में अब हर गांव में एक समितियां बनेगी और इन समितियों में 1/3 सदस्य जो होंगी वो महिलाएं होंगी। और सरकार ने ये घोषणा करी, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने, कि जल्द ही हम माइक्रो फाइनेंस योजना लेके आएंगे जिसमें हर गरीब को 5,000 रुपए का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। हमारे लिए ऐसा लग सकता है कि ये छोटी राशि है, लेकिन एक गरीब जिसके पास बिल्कुल धन नहीं है उसके लिए एक बहुत बड़ी राशि होती है। वो अपना क्या कर सकता है, एक रोजगार शुरुआत कर सकता है। इसके अलावा माइक्रो बहुत सारी फाइनेंस की योजनाएं चल ही रही है, मुद्रा योजना चल ही रही है। सरकार जो रेहड़ी वगैरह में ठेले घूमती लगाते हैं उनके लिए भी अलग अलग योजनाएं लेके आ रही है। आपको करंट अफेयर में लगातार बताया जा रहा है कि 10,000 रुपए की राशि दी जाती है, उसके बाद उनकी क्रेडिट बनती है तो फिर 20,000 की दी जाती है। ऐसे करते धीरे धीरे वो 1 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं, लेकिन वो किसी प्रकार से बैंक में क्या कहते हैं, डिफॉल्टर नहीं होने चाहिए। बात करी जाए अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री कौन है, तो सुश्री मीना सिंह मांडवे हैं। वहीं मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति विकास निगम के अध्यक्ष कौन है, तो श्री सावन सोनकर हैं। टांटा मामा का नाम क्या था? तांतिया था, ठीक है। लोग इन्हें प्यार से टांटिया टांटिया, और ये क्योंकि केयर करते थे, रॉबिन हुड थे, इसलिए उनको मामा बोला जाने लगा था, तो ये हो गए थे टांटिया मामा। इनका जन्म कहाँ हुआ था? 4 अप्रैल 1840 को निमाड़ के खंडवा जिले में पंधाना तहसील के बड़दा आहिर गांव में हुआ था। यहीं से इनकी यात्रा निकली थी, जो गौरव यात्रा निकाली गई थी, और 4 दिसंबर को पाताल पानी में पूरी हुई है। प्रश्न क्रमांक 9 में आते हैं। पुस्तक आई है एक चुनाव एवं जनमत सर्वेक्षण, किसके द्वारा लिखी गई? राकेश शुक्ल, सत्येंद्र जैन, सतीश एलिया या श्री अशोक तिवारी? तो इसका राइट आंसर होगा सतीश एलिया। ये बुक है चुनाव उस पे आधारित है और मुख्यमंत्री ने इसकी क्या किया था, इनोग्रेशन किया था, इस बुक को वो किया था। और ये जो राइटर है इन्हें 2021 में वागीश्वर सम्मान से सम्मानित भी किया जा चुका है। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 10 की। वन विभाग के सभी नेशनल पार्क में प्लास्टिक बोतल और थैलियों पर, ये प्लास्टिक पर बैन लगाया जा रहा है। ये कब से लगाया जा रहा है? 1 अक्टूबर, 1 नवंबर, 1 दिसंबर या 1 जनवरी? तो इसका राइट आंसर होगा नए वर्ष के फर्स्ट डे से 1 जनवरी से सभी नेशनल पार्क में पूरी तरह से जो प्लास्टिक होगा वो प्रोहिबिटेड हो जाएगा। अब सरकार कोशिश कर रही है कि चीता तो हम ला लिए हैं, अब जेब्रा और जिराफ भी लेकर के आएंगे और 26 जनवरी 2023 तक में लगभग पूरी कर लेंगे। राष्ट्रीय उद्यान जो हमारा वन विहार का राष्ट्रीय उद्यान भोपाल में है, तो वहां पे इसको लाया जाएगा। और यह बात करी जाए वन मंत्री कौन है वर्तमान में मध्य प्रदेश के, तो डॉक्टर कुंवर विजय शाह है। हमने आप सभी को एक प्रश्न दिया था और ये सैटरडे स्पेशल प्रश्न था 3 मार्कर और 5 मार्कर पे। 2001 से लेकर 2011 के दशक में मध्य प्रदेश में जो शिशु जनसंख्या वृद्धि दर थी वो क्या थी? 3 मार्कर में इसका आंसर देना था। मालवा उत्सव पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी थी, ये 5 नंबरों का था। इस पे लगभग आप 6 लाइनें तक लिख सकते हैं मैक्सिमम, इसको 2 से 3 लाइनों में लिखना था। रिमी पटेल और क्या कहते हैं, नीलिमा आप, और ये जया कोटे हो गई, शमशेर पटेल हो गए, ब्रजेश माहौर हो गए, आप सभी ने बहुत बढ़िया आंसर लिखा। और सबसे अच्छी बात ये थी कि आप लोगों की जो आंसर फॉर्मेटिंग थी वो बिल्कुल टू द पॉइंट थी और धीरे धीरे आ जाएगी, लेकिन काफी कुछ सुधार आप लोगों के उत्तरों में देखने को मिल रहा है, वो समझ में भी आ रहा है। आप लोग बिल्कुल नहीं भटके हैं और टू द पॉइंट आपने आंसर को लिखने की प्रैक्टिस करी हुई है। हमें काफी अच्छा लगा आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया। 2 दिन का समय रहता है, शनिवार और रविवार का, आराम से आंसर किया जा सकता है। जो बाद में करंट अफेयर्स देखते हैं वो बाद में भी कमेंट कर सकते हैं। आप लोगों के उत्तर काफी अच्छे थे और यहाँ पे मुझे डिटेल बताने की आवश्यकता नहीं रह जाती। आप सभी लोग जो करंट अफेयर्स देखते हैं एक बार इस करंट अफेयर्स को देख करके इनके आंसर जरूर पढ़ लें, क्योंकि ये जो प्रश्न है ये दोनों के दोनों आपको बहुत नॉलेज देने वाले प्रश्न हैं। और आप सभी के आंसर की जो फॉर्मेटिंग रही वो बहुत अच्छी रही, प्रशंसनीय रही। हम लोग धीरे धीरे मुख्य परीक्षा की तरफ भी कहते हैं प्रैक्टिस भी कर रहे हैं हम साथ में। और शनिवार रविवार को इसीलिए मैं आपको ये क्या कहते हैं सीरीज हमने ये चालू करी है।
और नीलम, आपका आंसर भी बहुत बढ़िया रहा। आप लोगों ने सभी ने जो 5 नंबर का प्रश्न था हमारा, उसको 5 से 6 लाइनों में समेटने की बढ़िया कोशिश करी और समेट भी दिया। एक मालवा उत्सव के बारे में जितनी जानकारी होनी चाहिए थी हमें कि ये क्यों मनाया जाता है, प्लस मालवा है कहाँ, ठीक है, ज्वालामुखी का जो मूल पठार है वहां पर उससे तबीयत रेंज में आता है। नदियों का उद्गम भी आपने इस पे बता दिया है, ठीक है। और साथ में इस जो मालवा उत्सव को मनाने का उद्देश्य क्या है सरकार का, ठीक है, कि ये भी आपने यहाँ पे बता दिया। शिशु जो जनसंख्या वृद्धि दर थी वो क्या थी, वो भी आप लोगों ने बताई है। आप सभी के आंसर बढ़िया थे और एग्जाम गुरुजी की तरफ से आपको हार्ट दे दिया गया है। और आप सभी लोग जो करंट अफेयर्स देखते हैं एक बार इनका आंसर जरूर पढ़ लेंगे। चलते चलते आप सभी के लिए आज का प्रश्न, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने मध्य प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व में बौद्ध गुफाओं, ठीक है, स्तूपों की खोज करी है? पहली बात ये, खोज किसने करी है? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने। कहाँ करी है? मध्य प्रदेश के एक टाइगर रिजर्व में करी है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर टाइगर रिजर्व की बात हो रही है। और मिला क्या वहां पर? बौद्ध गुफाएं मिली हैं और स्तूप मिले हैं। तो जब हम इसका आंसर देंगे तो सबसे पहले बताएंगे कि टाइगर रिजर्व कौन सा है, उसके बाद उस टाइगर रिजर्व की विशेषताओं के बारे में बताएंगे। 4 से 5 लाइनें, इससे ज्यादा नहीं लिखनी है, बहुत ज्यादा कहानी लिखने की कोशिश नहीं करनी है, टू द पॉइंट रहना। आशा करता हूँ आप सभी लोग इसका आंसर जरूर करेंगे। जिनके आंसर राइट होंगे एग्जाम गुरुजी की तरफ से उनको लाइक दिया जाएगा, जिनके आंसर अच्छे होंगे एग्जाम गुरुजी उनको हार्ट दे देगा। आप सभी लोग समझ जाएंगे कि इस प्रश्न, इस जो हार्ट वाला आंसर है वहां से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलने वाला है। मैं आप सभी लोगों से लगातार बोलता हूँ कि जिनके आंसर को एग्जाम गुरुजी हार्ट देता है और आप उसको यदि पढ़ते हैं तो एक बार लाइक या उनको कमेंट करके जरूर कुछ ना कुछ रिप्लाई दिया करें। हमारे आपके मित्र हैं, यदि अच्छा प्रयास कर रहे हैं तो उनको हमें क्या करना चाहिए? प्रोत्साहित करना चाहिए। ज्ञान देने से कभी नहीं घटता है, हमारी संस्कृति रही है और हमें उस संस्कृति से आप आज नहीं समझ में आता, आगे भी आता है, लेकिन जो दिया होता है वो भूलता नहीं है। कि हमसे कोई गलती होती है तो वो सुधर जाती। तो आप सभी लोगों को इसका आंसर करना है। करंट अफेयर कैसे लग रहे हैं आप लोग कमेंट करके जरूर बताया करें। आप नहीं बता पाते, थोड़ा सा समय निकाल करके कमेंट करके जरूर बताया करें करंट अफेयर पसंद आ रहा है या नहीं पसंद आ रहा है। साथ ही में यदि आपको क्या कहते हैं कोई सुझाव है तो आप वो भी दे सकते हैं। पसंद आ रहा है तो शेयर करना नहीं भूलें। हमें भी प्रोत्साहन की आवश्यकता होती है और हमें भी मोटिवेशन मिलता है जब आप लोग कमेंट पढ़ते हैं। अच्छे भी होते हैं तो मिलता है, और जब आप थोड़ा सा शिकायत करते हैं तो हमें भी एक टारगेट मिलता है कि हाँ यार ये सुधार करना है। कोशिश करते हैं सुधार करने की। क्लासेस को लेकर के कोई कंफ्यूजन नहीं रखे, पटवारी की क्लासेस भी चलेंगी, एमपीपीएससी की भी क्लासेस चलेंगी, सब कुछ चलेंगी। और 15 दिसंबर के आसपास से एग्जाम गुरुजी में आपको लगभग क्लासेस मिलनी शुरू हो जाएंगी। पटवारी के नोट्स मिलेंगे, एमपीपीएससी की टेस्ट सीरीज मिलेगी, सब कुछ 15 दिसंबर के आसपास से आपको शुरुआत हो जाएगी उसकी। धैर्य बनाए रखें और साथ में जुड़े रहें। करंट अफेयर पसंद आता है तो उसको शेयर करना नहीं भूलें। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके रखें, बेल आइकॉन दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन समय पे मिल जाए। कई लोगों की शिकायत आई थी कि हमें नोटिफिकेशन नहीं मिलता। टेलीग्राम चैनल पे इसकी पीडीएफ अपडेट कर दी जाती है, वहां से आप डाउनलोड कर लेंगे, वीडियो की लिंक भी दे दी जाती है। फिर और हमारी आपकी मुलाकात होती, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद।